बिहार में जारी सियासी खेल हर पल करवट बदल रहा है। कभी बाजी नीतीश कुमार के पाले में जाती है तो कभी बीजेपी इस खेल में बढ़त बनाते दिखती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कभी हाँ कभी ना के चक्कर में बाजी नीतीश कुमार के हाथ से फिसलती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने अब ऐसा दांव खेला है कि उसे नीतीश कुमार की कोई खास जरूरत ही नहीं रह जाएगी। फिर चाहे नीतीश कुमार एनडीए में रहे या ना रहे, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और नीतीश कुमार के नीचे से सीएम की कुर्सी भी बीजेपी बहुत ही धीरे से खींच लेगी। दरअसल नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के प्रयासों में जुटी बीजेपी ने अब अपनी नई सियासी चाल में नीतीश कुमार को फंसा दिया है। यही कारण है कि कुछ दिन पहले तक चुप्पी साधकर एटीट्यूड दिखाने वाले नीतीश कुमार अब हाथ जोड़े ये कहते फिर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं और वो पहले वाली गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा ने बिहार में मची सियासी उठापटक को शांत करने का इंतजाम महाराष्ट्र से निकाला है। दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार के सारे नखरे सिर्फ इसीलिए झेल रही है क्योंकि मोदी सरकार या यूं कहें कि एनडीए सरकार के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। बैसाखियों पर टिकी एनडीए सरकार की एक बैसाखी नीतीश कुमार भी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में एनडीए के पास 292 सांसद हैं, जो सरकार के लिए जरूरी आंकड़े यानी कि 272 से ज्यादा है। लेकिन इन 292 सांसदों में 12 सांसद नीतीश कुमार के भी हैं। अब अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए से हटते हैं और महागठबंधन के साथ जाते हैं तो 292 में से 12 सांसद कम हो जाएंगे और एनडीए का आंकड़ा 280 पर आ जाएगा। हालांकि सरकार तब भी सेफ रहेगी क्योंकि आंकड़ा तो 272 से ज्यादा रहेगा ही, लेकिन सिर्फ 8 सांसद ही ज्यादा होंगे। ऐसे में मोदी सरकार पर संकट के बादल छा जाएंगे और खतरे की घंटी जरूर बज जाएगी। ऐसे में संभव है कि सरकार में मौजूद सहयोगी दल बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर देंगे और अपनी इच्छाओं को भी बढ़ाने लगेंगे, जो कि बीजेपी नहीं चाहती। इसीलिए बीजेपी ने अब नीतीश कुमार की कमी की भरपाई करने के लिए महाराष्ट्र में अजीत पवार को एक्टिव कर दिया है और उनसे शरद पवार गुट के 8 लोकसभा सांसदों को अपने साथ लाने का निर्देश दे दिया है। जी हाँ, दरअसल अजीत पवार की एनसीपी की ओर से केंद्र सरकार में अभी एक भी मंत्री नहीं है, क्योंकि अजीत पवार केंद्रीय मंत्री का दर्जा चाहते थे, जो कि बीजेपी ने नहीं दिया। इसीलिए अजीत पवार ने खुद सरकार में हिस्सेदारी लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब नीतीश कुमार के तेवर बीजेपी के लिए परेशानी बन रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, तो बीजेपी ने अजीत पवार को निर्देश दिया है कि अगर वो शरद पवार के सांसदों को भी अपने साथ मिलाते हैं तो उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। साथ ही एनडीए सरकार में भी नीतीश कुमार के जाने की भरपाई पूरी हो जाएगी और बीजेपी नीतीश कुमार के प्रति और भी सख्त हो सकती है। यही कारण है कि महाराष्ट्र से अब लगातार ऐसी खबरें जोर पकड़ रही हैं कि महाराष्ट्र में अब बड़ा खेल होने जा रहा है और एक बार फिर से चाचा भतीजा एक होने जा रहे हैं। तो वहीं कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शरद पवार गुट के अधिकतम सांसद अजीत पवार के संपर्क में और वो जल्दी अजीत पवार के साथ जा सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में इन चर्चाओं को हवा संजय राउत के उस बयान के बाद से मिली जिसमें राउत ने यह दावा किया कि अजीत पवार की एनसीपी की ओर से शरद पवार की एनसीपी एसीपी में टूट करने का प्रयास किया जा रहा है और शरद पवार के सांसदों को अजीत पवार की एनसीपी में आने का ऑफर दिया जा रहा है। तब संजय राउत ने दावा किया कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। तो राउत ने यह भी दावा किया कि इसका काम प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को सौंपा गया है, जो कि एनसीपी नेता है। जब तक एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व वाले धड़े से दल बदल नहीं करवा लेती तब तक उसे केंद्र सरकार में कोई पद नहीं मिलेगा। राउत का ये बयान एनसीपी नेता अमोल मिटकरी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ लोकसभा सदस्य महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के संपर्क में हैं। तो संजय राउत के इस दावे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई, जिसके बाद लगातार बयानों का आना शुरू हो गया। इस बीच जब शरद पवार के पोते और एनसीपी एसीपी के विधायक रोहित पवार से चाचा भतीजे के एक साथ आने और सांसदों को अजीत पवार की ओर से ऑफर मिलने के बारे में पूछा गया तो रोहित पवार ने कहा कि अगर अजीत दादा और शरद पवार चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं आएंगे। रोहित ने इस दौरान ये भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने हमारे सांसदों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सभी सांसद शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और वो कहीं नहीं जाएंगे। ऑफर मिलने की बात को रोहित पवार ने स्वीकार भी किया और ये भी कहा कि शरद पवार और अजीत पवार एक हो सकते हैं।
हालांकि इस पूरे मामले पर अलग अलग बयान आ रहे हैं। भले ही शरद पवार गुट की ओर से इन खबरों को नकारा जाए या फिर सिर्फ अफवाह बताकर उन्हें खत्म करने का प्रयास किया जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां कोई चिंगारी सुलग रही होती है। तो अब जिस तरह से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे जाहिर है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारे करने के लिए अपना एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया है और अब वो नीतीश कुमार के सामने किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में खेला होने की खबरें आने के बाद से नीतीश कुमार के तेवर ढीले पड़ गए हैं और अब तक जो नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए थे, वो शरद पवार के सांसदों की खबर आने के बाद से तुरंत ही मौन व्रत को खत्म करके ये कहने लगे कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और पुरानी वाली गलती को फिर नहीं दोहराएंगे। क्योंकि इन खबरों के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एहसास हो गया कि अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी को नीतीश कुमार की कोई खास जरूरत ही नहीं रह जाएगी। यही कारण है कि नीतीश कुमार अब झुकते हुए भी नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर बीजेपी के पास केंद्र में सांसदों की संख्या बढ़ गई तो बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगाने में थोड़ा भी नहीं झिझकेगी, क्योंकि नीतीश और अमित शाह के बीच का ईगो क्लैश अब हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और अमित शाह ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी अब फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़े और अगर एनडीए सत्ता में आए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। यही वजह है कि अमित शाह और नीतीश कुमार एक दूसरे को झुकाने में लगे हुए हैं और लेकिन अभी तक केंद्र में नीतीश कुमार की अहमियत को देखते हुए बीजेपी नीतीश कुमार को साफ तौर पर इनकार नहीं कर पा रही थी और उनके हर नखरे को सह रही थी। लेकिन अब जब बीजेपी ने महाराष्ट्र से अपना बैकअप प्लान बना ही लिया है तो जाहिर है कि उससे नीतीश कुमार की अब कोई खास जरूरत नहीं रह गई है। वहीं अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही बने भी रहते हैं तो भी बीजेपी नीतीश कुमार को एनडीए की सरकार में बनने के बाद मुख्यमंत्री तो बिल्कुल नहीं बनाएगी, ये स्पष्ट है। मतलब साफ है कि कल तक बिहार की धुरी बने नीतीश कुमार अब इस सियासी खेल में सबसे पीछे और सबसे मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा रही है। लेकिन नीतीश इतनी आसानी से तो कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, खेल तो वो आखिर तक खेलेंगे ही और यही वजह है कि आज फिर वो पहुंच गए हैं राजभवन। खबर देखिए, लिखा है कि सुबह सुबह राज्यपाल से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार, सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। तो फिलहाल ये जो है राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार सुबह सुबह पहुंच गए हैं। पता नहीं ये दबाव बनाने के लिए है या फिर कोई ज़रूरी काम से गए हैं। अब कहा तो यही जा रहा है कि जो है ऐसे ही मुलाकात है, लेकिन मुलाकातें तो ऐसे नहीं होती, वो भी ऐसे वक्त में जब इतनी सारी चीज़ें बिहार में हो रही हैं। तो फिलहाल मौजूदा हालातों को देखकर तो ये साफ है कि बिहार के सियासी खेल में नीतीश कुमार अब उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां उनके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी जाएंगे तो भी तेजस्वी यादव उन्हें मुख्यमंत्री बनने देंगे, इसकी कोई उम्मीद भी ना के बराबर ही है। ऐसे में बीजेपी ने नीतीश बाबू को ऐसा फंसाया है कि अब नीतीश न घर के रहे हैं और ना ही घाट के। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।